नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 3 का सवाल और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। पूरे देश में इस वक्त आसमानी आफत का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। इस बार पहाड़ों में बेशुमार तबाही भी हो रही है। जगह जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसकी वजह से अचानक बाढ़ आ जा रही है, बड़े भूस्खलन हो रहा है, मलबे और कीचड़ सब कुछ बहता जा रहा है और तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। पूरे के पूरे इलाके में मलबे का ढेर लग गया, या यूं कहें कि पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से इस बार डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मानसूनी सीजन में हर साल बादल फटने की घटनाओं से पहाड़ों में जीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में इस बार सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, कई लोग बेघर हो गए। तो वहीं उत्तराखंड के धराली और हर्षिल घाटी में पहाड़ों से आए मलबे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया था। धराली की बात करें तो 20 सेकंड में पूरा बाजार तबाह हो गया था, सबने वो तस्वीरें देखी। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में इस वक्त कुदरत की मार जो है वो देखने को मिल रही है। जम्मू में तो इतनी बारिश हो रही है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू डिवीजन में कहा जा रहा है कि भारे जो पिछले 12 घंटे हैं उसमें 540 जो बारिश हुई है वो दिल्ली में सालाना जितनी बारिश होती है उसका 70% है। इमेजिन कीजिए, 12 घंटे में उतनी बारिश हो गई है। किश्तवाड़, डोडा, कठुआ में बादल फटने से त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। और साथ ही भारत में अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ रही। पिछले एक दशक की अगर हम बात करें, हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं पहले की तुलना में 1.5 गुना बढ़ गई। और अब हर साल अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज तो 15 से 20 घटनाएं जो हैं वो सामने आ जाती हैं। बिल्कुल, तो ऐसा माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण, यानी जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है, जो बदलाव उसमें हो रहा है, उसके कारण मानसून का पैटर्न भी बदल रहा है। ग्लेशियर्स हैं उसमें तेजी से पिघलने की घटनाएं सामने आ रही। ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, बारिश ज्यादा हो रही है, अत्यधिक बारिश से परेशानी। अब मानसून के दौरान आपको बता दें कम दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अत्यधिक बारिश कम अवधि में होती है तो उससे दिक्कत आती है। पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई और देखिए ढलानों पर भी बिना किसी योजना के निर्माण से लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। लगातार ये बढ़ता जाता है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ये निर्माण और कमजोर हो जाते हैं। कमजोर हुई जमीन जो है और फ्लैश फ्लड और भूस्खलन को बढ़ावा देते हैं। यानी पेड़ काटेंगे, आप सोचेंगे कि पहाड़ एक साथ रह पाएंगे, तो नहीं, वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा बढ़ता है। बादल पहले भी फटते थे, लेकिन जब बादल फटते थे लेकिन थोड़ा सा बैरियर रहता था, कुदरत का सपोर्ट भी रहता था। अब क्या पहाड़ों में तबाही का मंजर रुक नहीं सकता? आज के माहौल को देख के पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, यह भी एक सवाल है। और क्या ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है, या फिर ये पहाड़ों में विकास की रफ्तार, पहाड़ों की जो नींव है उसको कमजोर कर रही है? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह की घटनाएं जो हैं वो हुई हैं, वो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या विकास पहाड़ों के लिए विनाश बन रहा है, यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू डिजास्टर हो गया है क्या, या क्लाइमेट चेंज पहाड़ों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है? इस पर कई सवाल रहेंगे, 3 महत्वपूर्ण सवाल। शुरुआत करेंगे पहले सवाल से। पहला सवाल है, पहाड़ों पर कुदरत का बादल फाड़ कहर आखिर क्यों? तो प्रलयकारी और रिकॉर्ड तोड़ बारिश की आखिर वजह क्या है? और तीसरा सवाल है कि क्या प्रकृति से छेड़छाड़ की सजा इंसान जो है वो भुगत रहा है? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। आनंद शर्मा जी हैं, पूर्व आईडीजी हैं आईएमडी के, और हमारे साथ इसके अलावा आनंद आर्या जी भी हैं, पर्यावरणविद हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल आनंद शर्मा जी आपसे होगा। सवाल यह कि क्या वाकई प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की जा चुकी है डेवलपमेंट के नाम पर, कि जिसके बाद प्रकृति का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, कोई प्लानिंग नहीं है। कहाँ बिल्डिंग बनानी है, जिसे हम साइटिंग कहते हैं, वो प्रॉपर उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एनक्रोचमेंट हो रहा है नदी नालों का। और आप देखिए पहाड़ों में यदि आप चले जाएं, 100 साल जो पहले ब्रिटिशर्स ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, ब्रिजेस बनाए थे, रोड्स बनाए थे, आज तक अभी उनका कुछ बाल बांका नहीं। और हमारे बनाए हुए ब्रिजेस, सड़कें और जितना निर्माण है वो सारा टूटता जा रहा है।
और फिर उसको ब्लेम कर रहे हैं हम लोग किस पे, क्लाइमेट चेंज पर। तो हम जो है इसको अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं रियल मुद्दों से। जो आपके एनक्रोचमेंट है, रॉन्ग प्लानिंग है, रॉन्ग डेवलपमेंट है, वो एक खास प्रॉब्लम है हमारे लिए। अन्यथा 100 साल की रेलवेज देखिए शिमला में आज भी वैसे की वैसे ही चल रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कितनी बड़ी बिल्डिंग है। पहले हमेशा पूरा जियोलॉजिकल सर्वे होता था, डिसाइड किया जाता था कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनेगी, क्या इस पहाड़ पे बिल्डिंग बनानी है या नहीं बनानी है। जब देखा कि रॉक्स सॉलिड है, पहाड़ सॉलिड है, जब भी वहां पे बिल्डिंग बनाई जाती थी। और उसके बिल्डिंग के भी बाई लॉज होते थे और उसको बाई लॉज को कोई तोड़ नहीं सकता था, उसमें जवाबदेही थी, अकाउंटेबिलिटी थी। आज की डेट ब्रिजेस कैसे बन रहे हैं, अगले 1 साल में ही गिर जा रहे हैं, अगले 5 साल में गिर जा रहे हैं। और आप जहाँ भी ये डेवलपमेंट देखेंगे, जो खासकर पिछले 15-20 साल में तो इतना ज्यादा हमने विकास के नाम पे विनाश किया है कि सारे नदी नालों को एनक्रोच कर दिया है। और ये पूरा जम्मू कश्मीर से लेके, हिमाचल से लेके, उत्तराखंड से लेके, इवन लद्दाख से लेके सिक्किम, मैं इन सभी इलाकों में मुझे काम करने का मौका मिला है। और ये आनंद शर्मा जी, इसी कड़ी में आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है। जब आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो जो लोग पहाड़ों पर घूमने आते हैं वो कहते हैं कि हमें रिवर साइड व्यू चाहिए, हमें नदी के किनारे रिसोर्ट चाहिए। और नदी के किनारे रिसोर्ट की जो संख्या है पिछले 2 दशकों में आप देखेंगे वो बहुत तेजी से बढ़ी है और वहां पहुंचने के रास्ते बने हैं। तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो प्लेन से, मैदानी क्षेत्रों से लोग पहाड़ में जाते हैं, उनको कंसेप्ट नहीं है कि जो पहाड़ी नाले और नदियां हैं उनका लेवल अचानक 20, 25, 30, 40 फुट तक बढ़ जाता है जब अच्छी खासी बारिश हो जाती है। भारी या बहुत भारी, अत्यधिक भारी बारिश हो। ये भी एक ध्यान रख लें कि मॉनसून सीजन में बहुत भारी और अत्यधिक बारिश होती है इन मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जी। और जब ये होती है और उसके साथ में मान लीजिए कहीं पर, और काफी इस बार जैसे कि मॉनसून है, काफी जो है वो एक्टिव मॉनसून है। और मौसम विभाग ने भी पहले कह दिया था इस बार जो मॉनसून है अबव नॉर्मल रहेगा। तो नेचुरली बारिश ज्यादा हो रही है इस बार और कंटिन्यूसली हो रही है। उससे सॉइल सैचुरेट हो चुकी है आपकी। और ऊपर आपने पेड़ काट दिए हैं पहाड़ों के अंदर, सॉइल आपकी एक्सपोज हो चुकी है, वो मिट्टी आ रही है। मलबा, आपने इतने डैम बन रहे हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, नदी नालों में आप मलबे को डंप कर दे रहे हैं। अब जब कभी खूब सारी बारिश आएगी और ऊपर से भी मलबा आ रहा है, पहले का मलबा पड़ा हुआ है, सब मिलकर एक नेचुरल डैम बना देता है कई बार। और वो जब नेचुरल डैम जब टूटेगा तो अपने साथ इतनी तेजी से पानी लाएगा और ग्रेडियंट इतना है तो फिर उसके रास्ते में कोई चाहे 3 मंजिल हो, 4 मंजिल घर हो, वो सब बहा के ले जा रहा है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण विषय, कार पार्किंग नदी नालों में हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में। आनंद जी, आपने देखिए, आपने जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शर्मा जी आपने उठाई है वो ये कि भाई एक तो फोरमोस्ट सबसे महत्वपूर्ण है वो रिवर बैंक्स पर जिस तरीके से हम बहुत करीब आते जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि लोग जब जमीन खरीदना हर कोई चाहता है, वो सोचता है सस्ती जमीन हमें मिल जाए, कि भाई कहाँ 1 करोड़ की जमीन और कहाँ 10 लाख रुपए की जमीन, तो आदमी सोचता है कि भाई क्यों ना यहाँ पर ले लिया जाए, डूब क्षेत्र और जिस तरह तमाम चीजें चलता है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, तब आबादी कम थी, अब आबादी का भी एक ऐसा चैलेंज है, उससे भी हमें यहाँ पर जूझना है। आनंद आर्य जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपसे भी मेरा ये एक सवाल रहेगा, पहले के चैलेंजेस अलग थे, आज के चैलेंजेस अलग हैं। अब क्या सरकार की तरफ से या फिर कह लीजिए कई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से कोई दिक्कत, उनकी तरफ से गलती, या फिर लॉ एनफोर्समेंट में गलती, या फिर एक बिल्कुल यहाँ पर साफ कर दिया जाए कि यहाँ रिवर बैंक सारे ही फिर आप हटाओ, हर जगह से पूरे भारत में उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। जो कटान होता है, फिर घर बहते हैं, लोग मरते हैं, ये तो फिर बहुत बड़ी समस्या है ना। लॉ एनफोर्समेंट का इशू ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? शिवम जी, आपने शायद अभी तक अपने पूरे शो में 8 या 9 सवाल पूछे हैं और मैं यही कहूँगा कि इनका जो जवाब है वो हाँ में है और कोई दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमने, जिसको हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, मेरे ख्याल में ये परिवर्तन नहीं है, ये एक तरह से हमारा जो पूरी जलवायु प्रणाली है वो ध्वस्त हो चुकी है, नंबर 1। अच्छा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं कि जहाँ पेड़ होने चाहिए वहाँ पेड़ नहीं है। आप इतने पेड़ काट दिए हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन कर दी है। और दूसरी चीज़ भी जो अभी आनंद शर्मा जी ने कही, अगर आप पिछले 1 महीने के जितने वीडियोस आए हैं, जितनी भी हमारी
50, 60, 70, 80 चैनल हैं, उनके ऊपर अगर आप देखेंगे, एक चीज एक सीन हूबहू पिछले 1 महीने से दिख रही है, और जी। वो है कि जहां नदी का पार्ट है जी। या जहां पे नाले का पार्ट है, जी। वहां नीचे से लेके ऊपर तक मकान बने हुए हैं। अब इनका अगर हम देखें कि ये जलवायु परिवर्तन है क्या या प्रणाली है क्या, उसमें यही है कि आपका सबसे पहले एक जो उसके अंदर इम्पैक्ट होता है वो है टेम्परेचर का होता है। ठीक है। और इस साल अभी 2 दिन पहले ये आईएमडी की एक रिपोर्ट आई है, इसने एनसीआर की, तो मुझे मालूम है उधर का भी वही हाल होगा कि ह्यूमिडिटी इस बार पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा रही है। और यही बरसात हो रही है, जैसे आनंद शर्मा जी ने कहा, आपने भी कहा कि पहले से फोर वार्निंग थी कि ज़्यादा बरसात होगी। अब ये जो बादल जब उठ रहे हैं और इनके अंदर इतना मॉइस्चर है, और जैसे ही उनको किसी भी तरह का अवरोध सर, मैं मिलता बीच है, में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम ये कंपैरिजन करने के लिए ये शो कर रहे थे कि पहले से अब के मुकाबले में इतना अंतर क्या आ गया, यानी 1 साल 2 साल के अंदर इतना कैसे, ये लगातार एक तो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया है, और बाकी तो ठीक है, पेड़ कटान वो समस्याएं तो 50 साल पुरानी चल ही रही हैं, लेकिन अभी केवल क्या मॉइस्चर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, मॉइस्चर ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है। आपने जो 7-8 सवाल पूछे, ये उनका उनका निचोड़ है जो आज हम देख रहे हैं। ठीक। क्योंकि देखिए, अगर आप पहले, आपको जो आपने 10-15 साल की बात करी, वो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जी। उसमें जैसे आपके पहले सिर में दर्द होने लगता है तो आपको पता नहीं चलता, आप सोचते हैं हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर जब आपको पता चलता है कि आपको तो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। और ये एक दिन से नहीं है, ये दसियों, अपनी पूरी पिछले दशकों से ऊपर उठती चली आ रही है ये प्रॉब्लम। और आपने, जैसा आनंद शर्मा जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि इतना अनप्लैन्ड और विकास के नाम के ऊपर जो हम सड़कें बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, हर हर पर एरिया क्या की क्या एक सब अपनी हर चीज को capacity। रोक दिया जाए? आनंद शर्मा जी भी, मैं चाहूंगा वो भी आए, लेकिन आपसे मेरा ये पहला प्रश्न है, क्या सब चीजें रोक दी जाएं और फिर यही किया जाए कि नहीं ये एक अलग सॉल्यूशन है? पहले आनंद शर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपसे मैं राय लेना चाहूंगा। प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम को हमने एड्रेस कर लिया, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बार बार कहते हैं कि पेड़ लगाओ, बचाओ, और फ्लड बैंक्स जो आपके रिवर बैंक्स है उसको ठीक करो, लेकिन सॉल्यूशन क्या है जो अब तक हो नहीं पा रहा है? आप तो समझते होंगे कि भाई ऑन ग्राउंड चैलेंजेस क्या हैं, एक सॉल्यूशन भी तो निकाला जाए। इसी में एक सवाल और ऐड कर दूंगा आनंद शर्मा जी, कि यहाँ केवल पेड़ लगाने से सब कुछ नहीं होगा। हमने जो जंगल का जो इकोलॉजिकल सिस्टम था, चाहे वो जानवर वगैरह थे, वो भी अब जंगल छोड़कर जाने लगे हैं या फिर वो शहरी इलाकों में आने लगे हैं, तो हमने उस पूरे नेचर को ही बर्बाद करने की कोशिश की थी। बिल्कुल सही बात है। मैं तो खुद इकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ जेएनयू से, एनवायरमेंटल साइंसेस में, और मैंने बस्तर में आदिवासियों पे जंगल में काम भी किया है। तो ये सारी चीजें, ये पूरा इकोसिस्टम है जो आपस में कनेक्टेड है। आप एक जगह डिस्टर्बेंस करेंगे, उसका असर दिल्ली में दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों और हिमाचल जो यमुना का कैचमेंट है, वहाँ डिफॉरेस्टेशन करेंगी तो फ्लड की फ्रीक्वेंसी हर डिकेड में यहाँ नीचे बढ़ रही है। देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है ना। ऊपर जो आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पहाड़ों पे जो पेड़ काट रहे हैं, उसका असर नीचे आ रहा है, एक चीज। और दूसरी की बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमें मालूम है कि यहाँ पे नदी की जमीन है, ये फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन जो है वो नदी का है, वो इंसानों के रहने के लिए नहीं बना, और नदी उसको लेगी, उसकी मेमोरी है, वो उसको रिक्लेम करेगी जी। और आपके पास टोपो शीट है सर्वे ऑफ इंडिया की। लेकिन आनंद शर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि एनजीटी के तमाम ऑर्डर हैं, एनजीटी के ऑर्डर ये बिल्कुल साफ कहते हैं कि आप नदी के आसपास इस तरह के रिजॉर्ट या घर नहीं बना सकते। उन आदेशों की खुलेआम अवहेलना होती है। नदी को नदी नहीं बल्कि नाला समझा जाता है, और नदी जब अपने रूप में आती है तो फिर दिक्कत होती है सबको। बिल्कुल, और मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कौन उसको करवा रहा है। देखिए, उनको जो जमीन दी जा रही है, उनकी वहां बिजली दी जा रही है, तो इसका मतलब सरकार को ये मालूम है सब कुछ, ये एनक्रोच कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो सभी इन्वॉल्व है। दूसरी बात ध्यान रख लीजिए, बाढ़ आना या फ्लैश फ्लड आना ये नेचुरल फिनोमेना है, ये आने ही चाहिए।
आनंद प्रॉब्लम शर्मा कब आ जी रही है एक जब हम नदी में घुस सर रहे हैं। बहुत एक इंपॉर्टेंट मिनट, सवाल एक मैं मिनट, आपसे एक मिनट, पूछूंगी। अभी एक आनंद जी मिनट। को मैं सुन रही थी, वो एक पलक बात एक मिनट, वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर एक सवाल मिनट प्लीज आनंद जी। देखिए, बाढ़ जब आती है ये उस समय नदी नाले की सफाई होती है। देखिए यमुना की सफाई हो गई, नहीं तो यमुना इतनी गंदी थी। जब बाढ़, ये नेचुरल तमाम मुहिम चलानी पड़ गई थी यमुना की सफाई के लिए। आशीष, वो एक बात ऐड करूं कि वो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि आप डैम्स बना के जो रिवर को रोकते हैं उनको बहने दिया जाए नदियों को बिल्कुल, बिल्कुल, अपने आप, चाहे natural गंगा flow। नदी, ये कुछ भी अपवित्र नहीं रहेगा, कुछ भी गंदा नहीं रहेगा। और हालांकि दूसरी सुनिए, हाँ। जब ये नदी जो गंगा और यमुना जो है ऊपर से न्यूट्रिएंट्स लेके आती है जो बाढ़ के अपने साथ, वही तो यूपी और बिहार के जो मैदानी क्षेत्रों को उपजाऊ बनाती है। Alluvial तो soil। बाढ़ आना बंद हो जाएगी तो इनकी जो उपजाऊ मिट्टी है वो आएगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है, पलक प्रोडक्शन कम हो प्लीज। जाएगी आपकी। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हमें बाढ़ को आने देना है, बस नदी से आप दूर रहते हैं। कितना दूर सर, कोई कितना समस्या दूर, नहीं कितना आएगी। कितना कितना दूर, ये भी बता दीजिए। देखिए ये तो अलग अलग रूल बने हुए, 500 मीटर तक है, डिपेंड करता है। नहीं, एक मोटा मोटा 500 या फिर 300, कुछ कोई 300 बताता है, कोई नहीं, 500। मिनिमम 500 है ना 500 है। एनजीटी, Depend करता एनजीटी है, 500। देखिए, depend पलक करता है, कोई कहीं सवाल ले narrow रही थी, valleys पलक हैं, प्लीज। आप 500 मीटर नहीं कर सकते वहां पर। ये ठीक। depend आनंद करता है शर्मा कि आप किस जी, जगह मेरा पे सवाल मैदान में आपसे है, ये पहाड़ था, में। आप फॉर्मर एडीजी हैं आईएमडी के, और बहुत बार बहुत सारे आईएमडी के हम कर्मचारी कह लीजिए, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनकी बात कर लें, ऑफिसर्स की बात कर लें, तो वो ये कहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, स्थानीय प्रशासन, गवर्नमेंट उनकी फोरकास्ट को, उनकी रिपोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेती है, अनदेखा करती है, और आपस में जो कमांड एंड कंट्रोल है वो बेहतर नहीं हो पाता। इस वजह से इस तरीके की घटनाएं होती है और जानमाल का नुकसान जो है वो ज्यादा होता है। देखिए इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कई बार ये होता है, जैसे 2013 की मैं बात करना चाहूंगा। 2013 में मैं डायरेक्टर था मौसम विभाग का उत्तराखंड में, और मैंने 4 दिन पहले स्टेट गवर्नमेंट को इसकी चेतावनी दे दी थी। कहा था कि 4 धाम यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए, आप पहाड़ में हैं तो एकदम सेफ जगहों पे चले जाइए, मैदान में है तो पहाड़ का रुख बिल्कुल मत करिए। बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी, फ्रंट पेज में अखबारों में छपा था, सभी टीवी चैनल्स में वहां चल रहा था, पर उसके बाद में भी सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई और कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। मगर उसके साथ ये भी मैं कह दूंगी कि जरूरी नहीं है, कई बार जो इवेंट होते हैं 10 सेंटीमीटर वर्षा 1 घंटे के अंदर, जरूरी नहीं है आप उसको हर बार पकड़ पाए। Right. और पकड़ भी पाएंगे, कभी हो सकता है रात को ही फिनोमेना हुआ, आपने पकड़ भी लिया, तब किसको कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? और दिन में भी आपने कम्युनिकेट किया, पकड़ लिया, उसको मॉनिटर किया, डिटेक्ट किया और प्रेडिक्शन दिया, अर्ली वार्निंग दी थी भी इस एरिया में। आनंद जी, एक सवाल आपसे भी सर, कि जब भी ये प्लानिंग होती है, मान लीजिए कि कहीं पर भी आपको एक रोड डेवलप करनी है, तो क्या ये सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो वहां पर मौजूदा सरकार है वो डिसीजन लेती है, या फिर एनवायरमेंटलिस्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी इंटरेस्ट में लिया जाता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, आनंद आर्य जी आपसे अब सवाल। दोनों ही आनंद है हमारे यहाँ पे आज। हाँ, ओके। शर्मा जी, हाँ आर्य जी, नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए रूल्स बने हुए हैं, एक हमारे यहाँ रूल्स हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, रोड बनना है, आपका एयरपोर्ट बनना है, कुछ भी तरह की कंस्ट्रक्शन है, उसका एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडी की ज़रूरत है। छोटे छोटे आप गए कहीं पे एक घर बना रहे हैं तो उसकी नहीं है, पर अगर 20,000 स्क्वायर मीटर से एरिया आप कर रहे हैं तो आपको बनाना। अब यहाँ जो आप दिखा रहे हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उसका जवाब आपके विजुअल जो आप दिखा रहे हैं उसमें है। और वो यही है कि जैसे आनंद शर्मा जी ने कहा, न बरसात रोक सकते हैं, न पानी आना रोक सकते हैं, न फ्लैश फ्लड रोक सकते हैं, पर हाँ ये जो आप विजुअल दिखा रहे हैं कि ये जो मकान बना हुआ है नदी के किनारे, इसको आप रोक सकते हैं। इसके लिए हमारे पास देश के अंदर एक प्लानिंग का सिस्टम है, टाउन प्लानिंग का सिस्टम है। और टाउन प्लानिंग का सिस्टम क्या है कि आप उस एरिया की सबसे पहले असेसमेंट करेंगे कि क्या है वहाँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और अगर उस एरिया में हम ये करेंगे तो इसके नतीजे ये होंगे। यही एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है। अगर यही बिल्डिंग जो आप गिरते हुए दिखा रहे हैं, अगर ये यहाँ नहीं होती तो आज शायद आज बहस नहीं कर रहे होते, क्योंकि इसके अंदर 4-5 आदमी भी ज़रूर बहे होंगे। तो यही है, सबसे पहले आपको क्लाइमेट चेंज तो हम कर ही रहे हैं, डिस्ट्रक्शन उसका हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो टाउन प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, जो हमारी गवर्नेंस होनी चाहिए कि इस एरिया में नहीं होगा, हम तो ये हम नहीं कर रहे। जैसे आज मेरा को खुद का अपना लिखा हुआ एक पेपर है जो सरकारी मुलाजिम को दिया गया था, मिनिस्टर्स को दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था,
कि जितने भी रिवर्स हैं और रिवर्स के जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं या उनकी जितनी भी वो हमारे पास वो हैं, क्या कहते हैं इसको, जितने भी उसके अंदर नाले हैं, इन सब का एक सैटेलाइट इमेज होके आपको एरिया फिक्स करना है कि उस एरिया के अंदर इट्स ए नो गो जोन, आप वहाँ अंदर नहीं घुसेंगे। आज तक वो रिवर जोन रेगुलेशंस आज तक नहीं आई हैं और वो रीज़न यही है कि जैसा आनंद शर्मा जी ने शायद उसको ऑब्लिकली बोला था, मैं साफ खुले शब्दों में बोल देता हूँ कि जो बिल्डर लॉबी का इंटरेस्ट है और उसके साथ जो जुड़ा हुआ करप्शन है, ये हम उसका नतीजा है। और जब तक कि इन चीजों पे वॉर फुटिंग पे काम नहीं तो किया जाए। आनंद आर्य जी, जो हम अक्सर पहाड़ों को लेकर स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं, वो कुछ नहीं। देखिए, उन सब का अपना मीनिंग है, अपनी जगह है, पर आप किसी भी चीज को आंख बंद करके नहीं कर सकते। अगर एक इन पहाड़ों की, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, ये सारा का सारा बहुत ही नाजुक और कमजोर पहाड़ है। यंगफोल्ड माउंटेन्स, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक लिमिटेड है, हाँ। इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। आनंद आर्य जी, यंगफोल्ड माउंटेन्स अगर इनको कहा जाता है, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं। बिल्कुल हाँ, यंग माउंटेन्स हैं और हाँ, कच्ची माउंटेन्स, कच्ची माउंटेन्स ज्यादा यहाँ पर नहीं। एक मुझे बताइए थोड़ा सा, एक भारत के दृष्टिकोण से, भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, क्या भारत ही ये मार झेल रहा है, भारत में ज्यादा हो रहा है, या फिर कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज को भी आप स्टडी करते हैं, जापान, चाइना, वहां पर तो होता ही रहता है, और पाकिस्तान तो ठीक है। और एक मोटा प्रश्न ये है कि भाई आप एज एन एनवायरमेंटलिस्ट क्या समझते हैं, पृथ्वी क्या संदेश दे रही है, कि वो साइंस देती है पृथ्वी? पृथ्वी ने तो साइन दे दिया आपको कि जैसे आपका समुद्र का सतह का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इसी के ऊपर सारे दुनिया के अंदर क्लाइमेट के ऊपर आपके सेमिनार हो रहे हैं, आपकी दुनिया भर की प्लानिंग हो रही है, पर कर कौन रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, और उसके लिए सिर्फ भारत ही नहीं सह रहा, ये भारत में ही नहीं है, ये आप हर देशों में देखिए। जैसे हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्डिंग बनी हुई है बिल्कुल नदी के किनारे, नदी के अंदर बनी हुई है। इसी तरह बाहर के देशों में भी नदी के अंदर, वहाँ एक थोड़ा सा फर्क है, पर वहाँ पे भी अगर आप उसका डूब क्षेत्र जो है, उसका जो फ्लड प्लेन्स है, अगर उसके अंदर आप छेड़ाखानी करेंगे तो आपको यही नतीजा मिलेगा। मुझे याद है 2010 की एक हिस्ट्री है यूरोप की, कि वहाँ पे सारी नदियों के अंदर इस तरह से बवाल आया कि उनकी जितने भी पेरिस है या जितने भी उधर वहाँ पे आपके मेट्रो सिस्टम्स हैं, सारे अंडरग्राउंड बंद हो गए। और उस जमाने में आज से 15 साल पहले आपको $7 बिलियन खर्च करके उनको रिपेयर करना पड़ा। ठीक है, अंत का समय है, थोड़ा क्लोज आ रहे हैं। नदी के साथ आप छेड़ नहीं कर सकते, नेचर के साथ आप छेड़ नहीं कर सकते, और उसके लिए जो जो काम है, ऐसा नहीं है कि हमें रेगुलेशंस नहीं है, हमारे पास सब है, हम सब जानते हैं। जैसे आनंद शर्मा जी का हर चीज की एक जियोलॉजिकल स्टडी होती थी, जैसे पहले बने हैं। आज मसूरी और शिमला के रोड में, जैसे शिमला का अगर आपने एडवांस्ड इंस्टीट्यूट का जो नाम लिया, ठीक है, फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट। एक ईंट का धरका नहीं हिलता, एक पत्थर नहीं हिलता। ठीक है, शर्मा जी का एक फाइनल कमेंट, क्या सॉल्यूशन, क्या उपाय? देखिए, पहली बात है कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को सबसे पहले और सुदृढ़ करना है। ठीक है। और आम जनता से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टार्ट फैक्टरिंग वेदर इंफॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग, जनता से भी और प्लानर से भी। तीसरा, नदी नालों को छोड़ दीजिए, उससे दूर रहिए। और जो बीच बीच में आप जादू मतलब बताते हैं कि भैया हमने बंद कर दिया कंस्ट्रक्शन, वो सब फर्जी है। और पहले से भी लोग बसे हुए हैं। 2013 में भी आपको यहीं धराली में जो प्रॉब्लम आई थी, इस बार फिर वही प्रॉब्लम आ रही थी। ये प्रॉब्लम रिपीट हो रही है बार बार। तो हम जो है आपदाओं से कुछ सीख नहीं रहे हैं, और जो जिस तरह की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, वही बात है, विकास ऐसा हो जो हमें विनाश से बचाए। मगर जो विकास हम कर रहे हैं वो विनाश बन के आ रहा है हमारे लिए। और ये जो डैमेजेस बढ़ रही हैं जिसके कारण वो लोग अब कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लैंड यूज लैंड कवर की समस्या है। बिल्कुल जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को करना चाहेंगे, आनंद आर्य जी, आनंद शर्मा जी, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी हमारे साथ ये साझा करी, उपाय तक बताया, प्रॉब्लम को एड्रेस तो किया, कारण क्या है वो भी समझाया, लेकिन उपाय क्या है वो भी अंत में हमने बताया।